सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं 13500 के साथ। अभी प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये जो पर्टिकुलर सीपीयू है इंटेल की 13 जन का 13500 वो बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, पैसा वसूल सीपीयू है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर अभी मैं सिस्टम बिल्ड करता अपने खुद के लिए तो मैं ये पर्टिकुलर सीपीयू है जो 13500 उसके साथ जाके सिस्टम बनाता। मैं सिस्टम पे वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ऑडियो एडिटिंग करता हूँ, मेरा जो प्राइम फोकस है वो बिल्कुल प्रोडक्टिविटी पे है। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अभी इंटेल 13500 के साथ जाना। अगर आप गेमिंग के लिए सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो भी आप इसके साथ कर सकते हो, लेकिन थोड़े से जो कंपोनेंट्स हैं स्पेशली जीपीयू उसमें आपको थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम के साथ गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिग ऐसा कुछ भी करते हो ना, तो हो सकता है आगे जो पार्ट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए परफेक्ट हो। ओके, तो इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए जो सीपीयू मैंने सिलेक्ट किया है मेरा पर्सनल फेवरेट है इंटेल का 13 जन का 13500 i5 है। इसमें 6 आपको परफॉर्मिंग कोर मिलेगी और 8 एक्स्ट्रा एफिशिएंसी कोर भी मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ जो कोर काउंट है वो है 14, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड काउंट है वो है 20 और इसमें DDR4 DDR5 दोनों का सपोर्ट है। तो जो आपका मन करे उस मेमोरी के साथ आप जा सकते हो। अगर मैं कंपैरिजन वाइज बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर सीपीयू है वो 10th जनरेशन का जो सबसे बड़ा सीपीयू है 10900 के उसको भी प्राइस टू परफॉर्मेंस में बीट करता है। 11th जनरेशन का जो सबसे बड़ा सीपीयू है यानी कि 11900 के उसको भी बीट करता है। 12th जनरेशन की बात करें तो 12600 के जो कि टेक्निकली इससे बड़ा सीपीयू है उसको भी ये बीट करता है। और अगर हम AMD के साथ कंपैरिजन करें तो AMD का जो 5700X है, 5700G है, 5800X है, 5800X 3D है, अभी की जनरेशन में 7600 है, 7600X है। इन सारे सीपीयूज को ये जो पर्टिकुलर सीपीयू है वो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज बीट करता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद अगर हम बात करें सीपीयू कूलर की तो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था जब हमने 12600 के का और 13500 का कंपैरिजन किया था। तो जो 13500 है उसके साथ आपको एक इंटेल का जो बेसिक स्टॉक कूलर मिलता है जो कि ऐसा दिखता है वो आपको मिल जाएगा। मेजॉरिटी कंडीशन में ये स्टॉक कूलर चल भी जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो जिसमें सीपीयू का लोड है वो 80-90% या 100% के आसपास रहने वाला है, वो भी लॉन्ग टाइम तक, तो फिर हो सकता है कि आपके लिए ये सीपीयू कूलर काफ़ी ना हो जो स्टॉक कूलर है वो, ठीक है। तो फिर आपको एक आफ्टर मार्केट कूलर ऐसा परचेज करना पड़ेगा जो कि राउंड अराउंड मैं अपने हिसाब से बताऊं तो कूलर में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ओवर द टॉप जाके इतना बड़ा सीपीयू कूलर ले लेते हैं या AIO ले लेते हैं जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर मैं अभी 13500 खरीदता तो ये जो स्टॉक कूलर है उसके साथ भी काम चलाने की कोशिश करता और चलान लगाने के बाद अगर मुझे ऐसा लगता कि ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है या ओवर हीट हो रहा है या थर्मल थ्रॉटलिंग हो रहा है, मतलब सीपीयू की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है या कुछ भी ऐसा हीटिंग का इशू होता है, तो फिर मैं आफ्टर मार्केट जाके ऐसा एक स्टॉक कूलर परचेज करने की कोशिश करता जो कि अभी मार्केट में 2 से 2500 या मैक्सिमम 3000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर कूलर है डीप कूल का AG400 ये अभी आपको 2000 के आसपास मिल जाता है मार्केट में। सिंगल टावर कूलर है, सिंगल फैन आपको मिलेगा, LED फैन है, ARGB ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ARGB में जाना है तो 2300-2400 में आपको यही पर्टिकुलर कूलर ARGB वाला वर्जन मिल जाएगा, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा 300-400 रुपये वहाँ पे देना वर्थ नहीं लगता है, तो मैं ये सिंपल वाला मंगवा लूंगा। LG A1700 सपोर्ट भी करता है तो आराम से लग जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मदरबोर्ड की तो मदरबोर्ड मैंने पिछले वीडियो में आपको रेकमेंड कर ही दिया था। ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड मुझे अभी प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया लगता है। गीगाबाइट का है, B760 चिपसेट वाला है, DDR4 वाला मदरबोर्ड है। अगर आपको DDR5 में जाना है तो इसी का ही आपको DDR5 वाला वर्जन मिल जाएगा जो कि 1500-2000 महंगा होगा। तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अभी DDR4 के साथ सिस्टम बिल्ड करूंगा, लेकिन अगर आपको पता है आपको कंपलसरी DDR5 में जाना ही है तो फिर आपको DDR5 वाला मदरबोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको वाईफाई भी है, M.2 के 2 स्लॉट मिल जाएंगे, डिस्प्ले पोर्ट भी 2 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाते हैं, एक HDMI मिल जाता है, SATA के 4 पोर्ट मिल जाते हैं। तो हर एक कंडीशन में मेरी जो सिचुएशन है और मेरी जो रिक्वायरमेंट है सारे पोर्ट्स की, स्लॉट्स की, वो सारे के सारे इसमें है। तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड मेरी कंडीशन में परफेक्ट है 13500 के साथ, ठीक है। और अगर आपका बजट उससे भी कम है मदरबोर्ड में तो डेफिनेटली मैं आपको ये मदरबोर्ड रेकमेंड करूंगा। इसमें भी वाईफाई मिलेगा, आपको 2 रैम के स्लॉट मिलेंगे, 2 M.2 के भी स्लॉट मिलेंगे, एक X16 मिलेगा, एक X1 मिलेगा, SATA के भी 4 मिलेंगे। बैक पैनल में आपको एक HDMI मिलेगा, एक डिस्प्ले पोर्ट मिलेगा और एक VGA मिलेगा। तो पोर्ट्स में, स्लॉट्स में थोड़ी सी कटौती है, उसकी वजह से ये सस्ता है। अगर आपका बजट इतना ही है कि 11000 या 11.5 के आसपास आपको एक DDR4 वाला वाईफाई वाला मदरबोर्ड चाहिए तो ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला। अब अगर मैं रैम की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 32 GB की रैम सिलेक्ट की है। रैम स्टिक है पूरी 16 GB की, 2 मॉड्यूल है। DDR4 रैम है 3200 MHz की XPG की, जो कि अभी मुझे 7800 में मिल जाती है, ठीक है। तो 7800 में 32 GB की रैम बहुत बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी फोकस्ड हूँ, वीडियो एडिटिंग फोकस्ड हूँ, तो 13500 के साथ DDR4 भी 3200 MHz भी मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आपको हायर में जाना है तो DDR4 में 3600 के साथ चले जाना। DDR5 यहाँ पे मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं जो काम करने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग या ऑडियो एडिटिंग या उसके अलावा भी जो भी चीज़ें मैं करता हूँ उसमें मुझे DDR5 लेने से या हायर फ्रिक्वेंसी लेने से
या ज़्यादा पैसे उसमें डालने से कोई भी एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे मदरबोर्ड में भी 1500-2000 ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अगर मैं रैम की बात करूँ तो DDR4 और DDR5 में अभी 1.5 से 2 गुना प्राइस में डिफरेंस है, ठीक है। तो रैम में भी एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ेंगे, मदरबोर्ड में भी डालने पड़ेंगे, जो कि ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन उसका बेसिकली मुझे कोई फायदा होगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे DDR4 के साथ जा रहा हूँ, जो कि मेरी कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और अगर आपकी रैम की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको पता है कि नहीं सर 32 GB तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए 16 GB काफ़ी है, तो उसी XPG की 3200 MHz की 16 GB की किट है, जिसमें 8-8 GB के 2 मॉड्यूल है, जो कि अभी आपको 45 से 46 के बीच में मिल जाएगी। और किसी और कंपनी की कोई किट है जो कि इससे भी सस्ते में आपको मिल जाती है, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिए। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नहीं सर 32 GB मेरे केस में काफ़ी नहीं है, मैं 6K वीडियो एडिटिंग करता हूँ या 8K वीडियो एडिटिंग करता हूँ, या कुछ ऐसा वर्कलोड है जहाँ पे 32 GB की रैम आपको कम पड़ सकती है, तो फिर आपको 64 GB की रैम किट परचेज करनी पड़ेगी, जिसमें 32 GB के 2 मॉड्यूल भी हो सकते हैं, 16 के 4 भी हो सकते हैं। तो 64 GB की रैम किट अभी आपको 16 से 18,000 में मिल जाएगी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें GPU की, तो 13500 के साथ सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर GPU इंटेल का आर्क A750, जो कि अभी आपको 22,000 में मिल जाता है। इनिशियली ये जो इंटेल के GPUs है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में लॉन्च हुए थे और इनके ड्राइवर के भी इश्यूज थे, जो अर्लियर ड्राइवर के वर्जन लॉन्च हुए थे, लेकिन अब सब कुछ स्टेबल हो चुका है। तो अभी प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज इंटेल के GPUs मुझे बहुत सही लगते हैं, ठीक है। और अगर मैं वीडियो एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर GPU है वो 13500 के साथ सबसे बढ़िया कॉम्बो है। 8 GB की VRAM मिलती है। ये जो इंटेल के GPUs हैं वो सारे के सारे कोडेक सपोर्ट करता है, हार्डवेयर लेवल पे एनकोडिंग डिकोडिंग दोनों, ठीक है। तो AV1 का भी सपोर्ट है। तो हर एक कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर GPU है वो मुझे 13500 के साथ बढ़िया कॉम्बो लगता है। बिल्कुल बैलेंस सिस्टम में यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4K 6K 8K तक भी आराम से एडिटिंग कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। और अगर आप बिल्कुल लिमिटेड बजट पे हो और 13500 के साथ ही वीडियो एडिटिंग सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो ना, तो उससे जो छोटा वर्जन है A750 से, वो है A380, जो कि अभी आपको 14,000 के आसपास मिल जाएगा। 14,000 की रेंज में इससे बढ़िया GPU वीडियो एडिटिंग के लिए मार्केट में अभी कोई भी नहीं है। 6 GB की VRAM मिलती है, सारे के सारे कोडेक भी सपोर्ट करता है, एनकोडिंग डिकोडिंग दोनों, बहुत बढ़िया है। तो अगर आपका बजट कम है तो इसके साथ जाना। मेरे सिस्टम में तो लगा हुआ है, काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपका बजट हायर है और थोड़ा सा हायर जा सकते हो, तो फिर मैं आपको ये पर्टिकुलर GPU रेकमेंड करूँगा। ओके, SSD की बात करें तो मैंने यहाँ पे जो SSD सिलेक्ट की है वो है किंगस्टन की रेनेगेड 1 TB वेरिएंट है, जो कि अभी 8,000 के आसपास मिल जाता है। बहुत ही फिनोमिनल क्वालिटी की SSD है। Phison का E18 कंट्रोलर है, DDR4 DRAM है 1 GB की, इसमें माइक्रोन की 172 लेयर की NAND है, जिसका TBW है 1 TB मॉडल में 1000 TB यानी कि 1 PB। तो प्राइस को देखते हुए, Phison का कंट्रोलर को देखते हुए, DRAM है इसमें, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, 7.4 GB तक टच करती है। SLC कैशिंग बहुत ही बढ़िया है, पूरी की पूरी ड्राइव आप SLC मोड में भर सकते हो। और 1000 TB का TBW है, 5 साल की वारंटी है। तो हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने ये पर्टिकुलर SSD को सिलेक्ट किया है। अब दूसरी जो SSDs है इसके कंपटीशन में वो है WD की SN850X और सैमसंग की 990 Pro, जो कि दोनों ही इससे तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा है। 850X अभी आपको 9 साढ़े 9 के आसपास मिलती है, और जो 990 Pro है वो तो 12-13 के आसपास मिलती है, ठीक है। तो वो किसी भी एंगल से इसके साथ कम्पीट नहीं कर पाती प्राइस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज इसके राउंड अराउंड रहती है, लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस को कंसिडर कर रहे तो ये पर्टिकुलर SSD मुझे सबसे बढ़िया लगती है और इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपको इससे भी बढ़िया कोई डील मिलती है, कोई पर्टिकुलर SSD है जो कि इससे बढ़िया परफॉर्म करती है या इसके आसपास परफॉर्म करती है और इससे भी कम प्राइस में मिल जाती है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो। तो हमने जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ना, उसका मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई कैलकुलेटर किया है। ऐसा आपको बहुत सारे पावर सप्लाई कैलकुलेटर ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये newyork.com की साइट है, जिसपे उनका खुद का ही पावर सप्लाई कैलकुलेटर है। कूलर मास्टर का भी है, कोर्सेर का भी है, और जितने भी रेप्यूटेड ब्रांड की पावर सप्लाई की साइट है ना, उनका एक पावर सप्लाई कैलकुलेटर होता है। तो आपने जो भी कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तो 13500 किया है, A750 किया है, माइक्रो ATX मदरबोर्ड किया है, 32 GB की DDR4 DRAM है, 1 TB की SSD है। तो जितने कंपोनेंट मैंने सिलेक्ट किए हैं ना, वो यहाँ पे मैंने डाले हैं। अगर हो सकता है कि आपने 16 GB की रैम सिलेक्ट की है या उससे ज़्यादा की रैम सिलेक्ट की है, या मदरबोर्ड आपने कोई फुल ATX ले लिया है, ठीक है, या फिर SSD आपने मल्टीपल लगाई है या हार्ड ड्राइव मल्टीपल लगाई है, तो जितने भी कंपोनेंट आपने सिलेक्ट किए हैं ना आपके पर्टिकुलर केस में, वो ये पावर सप्लाई कैलकुलेटर वाली साइट पे डालना। तो वो साइट आपको एक पावर सप्लाई का एस्टिमेट आंकड़ा बता देगी कि आपके सिस्टम का पावर कंजप्शन इतना होने वाला है। तो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि 500 से 600 वाट होने वाला है। हो सकता है आपके केस में ज़्यादा भी हो और हो सकता है कम भी हो। तो हमारे जो सारे सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर प्रूफिंग को भी ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर हेडरूम को ध्यान में रखते हुए, मैंने यहाँ पे कोर्सेर का ये जो 750 वाट का पावर सप्लाई है, मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। 80+ ब्रॉन्ज है, जो कि अभी आपको 6500 के आसपास मिल जाता है। अगर आपको किसी और कंपनी का इससे भी सस्ता मिल जाता है, 750 वाट का या इवन 700 वाट का भी मिल जाता है, जो कि 5000, 5500 या 6000 के आसपास भी हो, तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी जा सकते हो। ओके, अब केस की जहाँ तक बात है, एज ऑलवेज मैं आप पे छोड़ता हूँ। केस की जो प्रायोरिटी है वो हर यूज़र की अलग अलग हो सकती है। किसी को बिल्कुल सिंपल केस पसंद है, किसी को फैंसी RGB टाइप का मल्टीपल फैन लगे हो, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, आपका कितना बजट है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मुझे ये 3300 में ये जो पर्टिकुलर केस है वो बढ़िया लग
लग रहा है। इसमें प्री इंस्टॉल्ड 4 फैन आपको मिल जाते हैं, ठीक है, आगे की तरफ 3, पीछे की तरफ 1, और उसके अलावा फिर दूसरे अगर आपको ऐड करने हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तो आप भी कर सकते हो। RGB स्ट्रिप ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हो, और दुनिया भर के मॉडिफिकेशन करके आप अपने कंप्यूटर को एस्थेटिक्स वाइज थोड़ा सा बेटर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन 3300 में ये पर्टिकुलर केस है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर आपका बजट उससे भी कम है तो 3000 में ये भी ले लेना। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। कंपोनेंट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रीजंस होते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को सिलेक्ट करने का, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने अर्लियर कहा कि आप इसमें दुनिया भर के मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बस CPU को चेंज मत करना, और मदरबोर्ड में जो हायर चिपसेट यानी कि C790 उसके साथ मत जाना। उसके अलावा दुनिया भर के मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अगर आपको रैम ज़्यादा लगानी है तो लगा सकते हो, कम करनी है तो कम कर सकते हो। DDR5 में जाना है तो DDR5 वाला मदरबोर्ड लेके DDR5 वाली रैम लगाना, अगर सिंपल रैम लगानी है तो सिंपल लगा सकते हो, RGB वाली लगानी है तो RGB वाले लगा सकते हो। SSD जैसे मैंने कहा कोई इससे बेटर आपको डील मिल जाती है तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी जा सकते हो। केस में अगर आपको फैंसी टाइप का केस चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम GPU की बात करें तो मैंने ये पूरा सिस्टम बिल्ड किया है वो प्रोडक्टिविटी बेस्ड है, प्रोडक्टिविटी फोकस्ड है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो GPU सिलेक्ट किया था 750 या A380, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे गेमिंग करनी है या गेमिंग के साथ प्रोडक्टिविटी भी करनी है तो हो सकता है फिर आपको GPU कोई दूसरा सिलेक्ट करना पड़ सकता है। आप अपने हिसाब से भी रिसर्च करना, और जितने भी कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं उन पे भी थोड़ा और रिसर्च करना। आपको उससे हो सकता है कि बेटर कंपोनेंट मिल जाए, मदरबोर्ड भी कोई उससे बेटर मिल जाए, रैम भी उससे कोई बेटर मिल जाए, SSD भी अच्छी मिल जाए, GPU अच्छा मिल जाए। तो आप अपने हिसाब से भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, और आपका जितना बजट है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वालिटी का सिस्टम आप इस पर्टिकुलर CPU के साथ बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।